थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। 2016 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी 999 कहानी है कुछ करप्ट सोल्जर्स और पुलिस वालों की जो एक चोरी को अंजाम देती हैं, जिसके बाद उस चोरी को छुपाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और शहर के कुछ गैंग्स और ऑनेस्ट पुलिस वाले भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारे आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है माइकल नाम के एक आदमी से। माइकल नेवी सील में कमांडो रह चुका है और वो अपने पुराने साथी रसल और उसके भाई गेब के साथ एक बैंक में रॉबरी का प्लान कर रहा है। माइकल और उसके साथियों को एक बैंक में से एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स को चुराने का काम मिला है, जिस बॉक्स में एक बेहद बड़े रशियन माफिया के लीडर की कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो रशियन माफिया का लीडर अभी अपने क्राइम्स के लिए जेल में है, पर इस बॉक्स की इन्फॉर्मेशन से वो रिहा हो सकता है। ये रॉबरी बेहद रिस्की हो सकती है, इसलिए माइकल इस काम के लिए 2 और करप्ट पुलिस वालों को हायर करता है, जिनके नाम है मार्कस और फ्रैंको। माइकल अपने चारों साथियों को कहता है कि इस काम को करने पर उन्हें एक बेहद बड़ा अमाउंट मिलेगा और सभी इस काम के लिए मान जाते हैं। जब माइकल और उसकी टीम इस रॉबरी के लिए प्लान कर रही होती है, तभी हमें एक आयरीना नाम की लेडी दिखाई जाती है। आयरीना उसी रशियन मॉबस्टर की बीवी है जो जेल में है और उसी ने माइकल और उसकी टीम को इस रॉबरी का काम दिया है। आयरीना जूविश और रशियन माफिया के लोगों से बेहद डीपली कनेक्टेड है और जो भी कोई उसकी बात से एग्री नहीं करता, आयरीना उसे बेहद बेरहमी से मरवा देती है। माइकल और उसकी टीम बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां रसल बाहर रुक के पुलिस की मूवमेंट पे नजर रखता है और बाकी सभी हथियार लेके बैंक के अंदर घुस जाते हैं। बैंक के अंदर वो सिक्योरिटी गार्ड को घायल करके सभी कस्टमर्स और स्टाफ को हॉस्टेज बना लेते हैं और बैंक के मैनेजर से गन पॉइंट पे वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स ओपन करवा लेते हैं। उधर इतना सारा कैश देख के गेब को लालच आ जाता है और वो थोड़ा कैश अपने बैग में भर लेता है, पर पैसा चुराना उनके प्लान का पार्ट नहीं होता। सेफ डिपॉजिट बॉक्स चुरा के चारों बैंक से बाहर निकलते हैं और बैंक के मेन डोर पे ग्रेनेड लगा देते हैं, जिसके बाद रसल के साथ कार में बैठ के वो सभी वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में जिस बैग में गेब ने बैंक से चुराया कैश रखा होता है, उसमें से रेड कलर की स्मोक निकलने लगती है और वो धुआं इतना बढ़ जाता है कि उनकी कार डिसबैलेंस होने लगती है और उन्हें बीच हाईवे पे अपनी कार रोकनी पड़ती है। पुलिस और लोगों को डाइवर्ट करने के लिए माइकल और उसकी टीम खाली जगह पर फायरिंग करते हैं, जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो लोग एक नई कार चुरा लेते हैं। साथ ही वो जाने से पहले अपनी पुरानी कार में ब्लास्ट कर देते हैं ताकि पुलिस को कभी उनका कोई ट्रेस न मिले और वो सभी वहां से भाग निकलते हैं। एक सेफ जगह पहुंच के सभी एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और फ्रैंको और मार्कस गेब पे गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने बैंक से कैश उठाया था, पर वो वहां कैश चुराने नहीं गए थे। लड़ाई को बढ़ता देख के माइकल दोनों करप्ट पुलिस वालों को धमकाता है और कहता है कि हम कभी एक दूसरे पे अपनी गन्स पॉइंट नहीं करते। लड़ाई सॉल्व होने के बाद वो लोग उस कार को भी जला देते हैं ताकि उनका कोई ट्रेस न बचे और पांचों लोग अपने अलग अलग रास्तों में निकल जाते हैं। घर आके रसल अपने भाई गेब को समझाता है कि आज उसकी वजह से पूरी टीम खतरे में आ गई थी और वो उसे डिसिप्लिन में रहने को कहता है। दरअसल रसल भी माइकल की ही तरह नेवी सील्स का एक रिटायर्ड सोल्जर होता है और गेब एक अनएम्प्लॉयड नशेड़ी होता है जो कभी एक पुलिस वाला हुआ करता था, पर उसे फोर्स से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट सीन हम एक जेफरी नाम के पुलिस सार्जेंट को देखते हैं जो इस शहर का काफी वेल नोन और पुराना पुलिस वाला है। जेफरी माइकल और उसके साथियों की करी हुई रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। डिटेक्टिव्स उसे बताते हैं कि यहाँ से चोरी हुआ वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स किसी रशियन अरबपति का है, पर इस केस में उनके पास कोई भी सस्पेक्ट नहीं है क्योंकि सभी रॉबर्ट्स ने अपने फेस ढके हुए थे और वो सभी स्पेनिश में बात कर रहे थे। उधर हम एक क्रिस नाम के पुलिस डिटेक्टिव को भी देखते हैं जो अपनी शिफ्ट के लिए रेडी हो रहा है। क्रिस जेफरी का नेफ्यू है और वो अभी रिसेंटली ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट से पुलिस की गैंग यूनिट में प्रमोट हुआ है। क्रिस जब वहां आता है तब पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वाले आज सुबह हुई बैंक रॉबरी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और मार्कस भी वहीं खड़ा होकर सबकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो श्योर होता है कि इस चोरी के बारे में कभी भी किसी को उस पे या फ्रैंको पे शक नहीं होगा क्योंकि वो दोनों ही पुलिस वाले हैं। यूनिट में नया होने की वजह से क्रिस को मार्कस का पार्टनर बनाया जाता है, पर जब क्रिस मार्कस के साथ पेट्रोलिंग पे निकलता है तब वो नोटिस करता है कि मार्कस उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। बैंक से चुराया हुआ वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स लेके माइकल उस रशियन माफिया बॉस की वाइफ आयरीना से मिलने जाता है, जहां आयरीना उसे उसके बेटे से मिलवाती है, जिसे देख के माइकल बेहद खुश होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल का बेटा आयरीना का नेफ्यू है क्योंकि आयरीना की छोटी बहन इस बच्चे की माँ है जो कभी माइकल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। दरअसल माइकल इस रॉबरी के लिए
अपने बेटे की वजह से ही माना था, क्योंकि उसका बेटा अभी आयरीना के कब्जे में है और आयरीना ने उसे अपने बेटे से अलग करने की धमकी दी थी। क्योंकि माइकल ने सक्सेसफुली इस रॉबरी को अंजाम दिया है, इसीलिए अब वो आयरीना को अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसे अपनी टीम के लिए पैसे देने को कहता है। साथ ही वो आयरीना को अपनी बहन और बेटे को भी घर ले जाने की परमिशन मांगता है, पर आयरीना उसे दोनों बातों के लिए मना कर देती है और कहती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। वो कहती है कि माइकल को अपनी टीम के साथ अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिस यानी DHS बिल्डिंग में एक और चोरी करनी होगी और वहां से उसके हस्बैंड का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ला के देना होगा, क्योंकि उस डेटा के बिना इस सेफ डिपॉजिट बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है। आयरीना की बहन उसकी एक सैटेलाइट फोन से उसके हस्बैंड से बात कराती है, जो एक रशियन जेल से बात कर रहा होता है, और वो रशियन में आयरीना को माइकल पे इस काम के लिए और प्रेशर बनाने को कहता है ताकि माइकल इस काम के लिए मना न कर पाए। माइकल को ऑलरेडी पता होता है कि ये लोग कितनी खतरनाक हैं, इसलिए वो सारी टीम को मिलने के लिए बुलाता है ताकि सबको बता सके कि उन्हें एक और चोरी करनी पड़ेगी, वरना आयरीना उन्हें कोई पैसा नहीं देगी और सबको इस रॉबरी के लिए एक्सपोज भी कर देगी। पर जब रसल माइकल और बाकी टीम से मिलने के लिए निकलता है तो आयरीना का एक आदमी उस पे पीछे से अटैक करता है। ये अटैक आयरीना ने इसलिए कराया होता है ताकि बाकी टीम पे नेक्स्ट रॉबरी का प्रेशर बनाया जा सके। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि माइकल और सभी टीम मेंबर्स के सामने रसल की कार अजीब तरीके से मूव करती हुई आती है और बाकी टीम मेंबर्स समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और चारों रसल की कार की तरफ भागते हैं। आयरीना के आदमियों ने रसल को टॉर्चर करके बुरी तरह जख्मी किया होता है और रसल को पेन से फ्री कराने के लिए माइकल उसे शूट करके मार डालता है और गेब अपने भाई की मौत से बेहद हर्ट होता है। रसल की मौत के बाद माइकल और सारी टीम समझ जाती है कि उन्हें ये दूसरी रॉबरी भी करनी ही पड़ेगी और वो रसल के बिना ये रॉबरी प्लान करने लगते हैं। DHS ऑफिस की सिक्योरिटी और अलार्म सिस्टम बेहद एक्टिव होते हैं, इसलिए मार्कस और फ्रैंको उन्हें कोड 999 क्रिएट करने को कहते हैं। कोड 999 एक पुलिस रेडियो का कोड होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी पुलिस वाले का मर्डर हुआ है, और ये कोड पुलिस रेडियो पे सुनते ही शहर के सभी पुलिस वाले हर क्राइम को अवॉइड करते हुए पहले इस लोकेशन पे जाते हैं। मार्कस कहता है कि अगर हम कोड 999 के टाइम चोरी करेंगे तो पुलिस को हम तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, और इस काम के लिए वो अपने नए पार्टनर क्रिस को मारने का आइडिया देता है, जिसे वो कुछ खास पसंद नहीं करता। अगले दिन गैंग यूनिट में होने की वजह से मार्कस और क्रिस मैक्सिकन गैंग के इलाके में जाते हैं, जहां गैंग वॉर में कुछ मर्डर्स हुए होते हैं। क्रिस वहां क्राइम सीन के पास खड़े गैंग से पूछताछ करने लगता है, पर उस गैंग का लीडर पिंटो क्रिस को गाली देने लगता है, जिसपे क्रिस उसके गैंग मेंबर्स के सामने ही उससे लड़ पड़ता है। मार्कस बीच में आके क्रिस को रोकता है और उसे साइड में बुला के समझाता है कि ये कोई मामूली गैंग नहीं है और ये लोग किसी पुलिस वाले को भी मारने से पहले दोबारा नहीं सोचते। पर क्रिस कहता है कि वो ऐसे ही काम करता है और वो मार्कस की बातों को इग्नोर कर देता है। अपनी शिफ्ट के बाद शाम को क्रिस अपने अंकल जेफरी से मिलता है, जो उससे कहता है कि वो फिलहाल एक बैंक रॉबरी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो उसे एक नॉर्मल रॉबरी से थोड़ी अलग लग रही है। इसके बाद मार्कस क्रिस के साथ फिर से उस मैक्सिकन एरिया में जाता है, जहां एक इन्फॉर्मर से उसे कल हुए मर्डर्स के बारे में एक सस्पेक्ट मिल जाता है। वो सस्पेक्ट एक खतरनाक ड्रग डीलर भी होता है, इसीलिए क्रिस और मार्कस एक बड़ी पुलिस टीम के साथ उसे अरेस्ट करने जाते हैं। पर वो आदमी पुलिस रेड से अलर्ट हो जाता है और पुलिस पे फायरिंग करने लगता है। क्रिस मार्कस और बाकी पुलिस वालों के साथ उसके घर में घुस जाता है, पर वो आदमी भाग निकलता है और मार्कस और क्रिस उसका पीछा करने लगते हैं। वो पिंटो नाम का गैंगस्टर चुपके से क्रिस पे फायर करता है, पर लकीली क्रिस बच जाता है। अब तक मार्कस उस आदमी तक पहुंच जाता है, पर वो उस पे एक चाकू से अटैक करता है और क्रिस सही टाइम पे आके उस आदमी को सर में शूट कर देता है। उधर जेफरी, जो अब भी उस बैंक रॉबरी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उसे अपने एक इन्फॉर्मेंट से एक टिप मिलती है कि गेब नाम का एक आदमी और उसका भाई इस रॉबरी में शामिल थे, और जेफरी गेब का बैकग्राउंड चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि गेब एक फॉर्मर पुलिस वाला है, जिसका भाई पिछले कई दिनों से मिसिंग है। माइकल आयरीना से मिलता है और कहता है कि वो और उसकी टीम जल्द ही वो रॉबरी करने वाले हैं, पर उसे एक बार पहले अपने बेटे से मिलना है। आयरीना उसकी अपनी छोटी बहन से बात कराती है, जो कहती है कि वो और उसका बेटा इजराइल में है, और आयरीना कहती है कि अब ये रॉबरी कंप्लीट करने पर ही वो अपने बेटे से मिल पाएगा। गेब, जो अपने भाई की मौत से बेहद सदमे में होता है, उसे एक पुलिस वाले को बेवजह मारना सही नहीं लगता, क्योंकि वो खुद भी कुछ टाइम पहले एक पुलिस वाला रह चुका है। इसलिए गेब एक बार में क्रिस को वार्न करने चला जाता है, जहां कुछ पुलिस वाले ड्रिंक कर रहे होते हैं, पर
इससे पहले कि वो क्रिस तक पहुंचे, मार्कस उसे खींच के बाहर ले जाता है और कहता है कि वो क्रिस को वार्न करके हमारा सारा प्लान खराब कर देगा और वो गेब को वहां से भगा देता है। क्रिस भी मार्कस को गेब पे चिल्लाते हुए नोटिस करता है, पर मार्कस कहता है कि वो आदमी उसका एक इन्फॉर्मेंट था जो आज बेहद ड्रंक है। पर गेब अभी भी नहीं मानता और वो क्रिस को अपने ऊपर होने वाले हमले के लिए वार्न करने उसके घर चला जाता है। पर बैंक रॉबरी के शक में जेफरी के कहने पर अब तक पुलिस ने गेब को फॉलो करना शुरू कर दिया होता है और एक पुलिस वाली जेफरी को फोन पर बताती है कि गेब नाम का वो सस्पेक्ट उसके नेफ्यू क्रिस के घर के बाहर आया हुआ है और जेफरी सभी पुलिस वालों को रेडियो पे क्रिस के घर पहुंचने के लिए कहता है और पुलिस को आता देख गेब वहां से भाग निकलता है और जेफरी वहां आके देखता है कि गेब ने क्रिस या उसकी फैमिली को कोई हार्म नहीं किया। गेब की इन हरकतों की वजह से माइकल उसे टीम से निकाल देता है और शहर छोड़ने के लिए कहता है। साथ ही फ्रैंको और मार्कस से भी वो ये कहता है कि बस अब हम तीनों मिलके ही इस चोरी को अंजाम देंगे, क्योंकि अपने भाई की मौत के बाद से ही गेब अनफिट और अनस्टेबल है। रॉबरी वाले दिन माइकल फ्रैंको के साथ BHS बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और वो अपनी वैन रोक के पुलिस रेडियो पे 999 सिग्नल का वेट करने लगते हैं। क्रिस को मार के रेडियो पे 999 सिग्नल देने का काम मार्कस का होता है और वो क्रिस के साथ एक खाली पड़ी बिल्डिंग में आता है और कहता है कि आज उसे यहाँ अपने एक खास इन्फॉर्मेंट से मिलना है। जब क्रिस मार्कस के साथ उस खाली बिल्डिंग में एंटर करता है तब कुछ दूर चलने के बाद मार्कस क्रिस को एक अंधेरे कॉरिडोर में छोड़ के गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो मैक्सिकन गैंग लीडर पिंटो गन के साथ वहां आ जाता है, जिसे मार्कस ने ही क्रिस को मारने के लिए हायर किया होता है। क्रिस अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगता है और मार्कस को आवाज मारता है, पर मार्कस छुप जाता है और तभी क्रिस के सामने गेब आ जाता है, जिसे देख के क्रिस अपनी गन निकाल लेता है और गेब को अपने हाथ ऊपर करने को कहता है। गेब क्रिस को वार्न करने लगता है कि उसकी जान को खतरा है और उसे इस बिल्डिंग से फौरन बाहर जाने को बोलता है, पर तभी पीछे से वो गैंगस्टर पिंटो क्रिस पे फायर करता है, पर क्रिस साइड हो जाता है और वो गोली गेब के लगती है, जिसके बाद पिंटो वहां से भाग निकलता है और क्रिस घायल गेब के पास जाता है जो उसे कुछ बताना चाह रहा होता है, पर तभी मार्कस भी वहां आ जाता है जो क्रिस को मारने के लिए अपनी गन पॉइंट करता है, पर गेब उसे सर में शूट कर देता है और क्रिस मार्कस पे गोली चलती देख के गेब को भून डालता है। गेब के मारने के बाद क्रिस मार्कस के पास जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और क्रिस पुलिस रेडियो पे एम्बुलेंस और बैकअप रिक्वेस्ट करता है और कोड 999 इनिशिएट करता है, क्योंकि वहाँ एक पुलिस वाले पे गोली चली होती है। पुलिस रेडियो पे कोड 999 सुनते ही फ्रैंको और माइकल बिल्डिंग में घुसने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये ही उनका रॉबरी शुरू करने का सिग्नल था। कोड 999 की रेडियो कॉल आते ही एक डिटेक्टिव जेफरी को भी उसकी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि ये कोड क्रिस की लोकेशन से आया है। जेफरी को लगता है कि शायद किसी ने क्रिस को शूट किया है और भारी नंबर में पुलिस कार्स क्रिस की लोकेशन की तरफ निकलती हैं। उधर माइकल और फ्रैंको DHS बिल्डिंग में घुस जाते हैं और गार्ड्स को इंजर्ड करके एक वॉल्ट में से आयरीना की मांगी हुई इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। चोरी की वजह से DHS बिल्डिंग का अलार्म भी ट्रिगर हो जाता है, पर अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस रॉबरी की कॉल पे पुलिस कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और जेफरी समेत सभी पुलिस कार्स क्रिस की 999 वाली लोकेशन पे डाइवर्ट हो जाती हैं, जिसका फायदा उठा के फ्रैंको और माइकल एक छोटे से शूटआउट और एक गोली खाने के बाद भी DHS बिल्डिंग से भाग निकलने में कामयाब रहते हैं। जेफरी उस लोकेशन पे पहुंच के देखता है कि क्रिस ठीक है, पर उसका पार्टनर मार्कस क्रिटिकली इंजर्ड हो गया है। रॉबरी कंप्लीट करके फ्रैंको भी क्रिस की उस कोड 999 लोकेशन पर पहुंच जाता है ताकि किसी को भी उसकी रॉबरी में इन्वॉल्वमेंट पता न चले। रात में माइकल आयरीना और उसके बॉडीगार्ड से मिलता है और उसे वो DHS बिल्डिंग से चुराया हुआ ब्रीफकेस देता है। वो उसे अपने बेटे के लिए गिफ्ट भी देता है और आयरीना उसे प्रॉमिस करा हुआ सारा पैसा दे देती है, पर वो उसके बेटे को वापस करने के लिए मना कर देती है। और जब माइकल रेजिस्ट करता है तब आयरीना का एक बॉडीगार्ड उसे मारता है। माइकल समझ जाता है कि आयरीना उसके बेटे को कभी नहीं छोड़ने वाली और वो कुछ दूर जाके उस बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है जो उसने अपने बेटे की गिफ्ट में छुपा के आयरीना के बॉडीगार्ड्स को दिया था। आयरीना के मरने के बाद माइकल वो पैसों से भरा बैग लेके फ्रैंको के पास आने लगता है ताकि उसे अपना हिस्सा दे सके, पर फ्रैंको माइकल को रास्ते में ही मिल जाता है और वो माइकल को गोली मार के वो सारा पैसा चुरा लेता है। उधर हम मार्कस को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो अब कोमा में है और वहीं एक पुलिस वाला क्रिस को बताता है कि तेरे पे अटैक करने की वजह से उस पिंटो नाम के गैंगस्टर को स्वाट टीम ने शूटिंग में मार डाला है। क्रिस मॉर्चरी में पिंटो की डेड बॉडी देखने जाता है जब उसे पिंटो के
कपड़ों की पॉकेट में मार्कस का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें मार्कस ने पिंटो को शूटिंग वाली बिल्डिंग का एड्रेस और टाइम बताया होता है। वही सेम टाइम जब क्रिस पे अटैक हुआ था और थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पर उससे पता चल जाता है कि शूटिंग से पहले मार्कस रोज पिंटो से बातें किया करता था। अब क्रिस को सब समझ आ जाता है और वो मार्कस के रूम में जाके उससे पूछता है कि उसने क्रिस को मारने का प्लान क्यों किया, पर मार्कस अभी भी कोमा में होता है और वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी फ्रैंको मार्कस के रूम में आ जाता है और क्रिस से कहता है कि उसे मार्कस की उस बिल्डिंग में शूटिंग से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं और वो क्रिस को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। हॉस्पिटल की लिफ्ट में क्रिस को अपने अंकल जेफरी का फोन आता है जिसने रॉबरी केस सॉल्व कर लिया होता है और वो कहता है कि फ्रैंको और मार्कस उन रॉबरीज में इन्वॉल्व थे और फ्रैंको का नाम सुन के क्रिस अलर्ट हो जाता है। क्रिस एक शूट आउट एक्सपेक्ट कर रहा होता है पर लिफ्ट से निकल के पार्किंग में फ्रैंको अपनी कार की तरफ जाने लगता है। अपनी कार में बैठते ही फ्रैंको नोटिस करता है कि जेफरी उसकी बैक सीट पर बैठा है और दोनों ही तुरंत एक दूसरे को गोली मारते हैं। जिस शूटिंग में फ्रैंको मर जाता है और जेफरी के पेट में गोली लगती है और इन दी एंड हम देखते हैं कि क्रिस रेडियो पे कोड 999 रिपीट करता है क्योंकि फिर से एक पुलिस वाले पे गोली चली होती है और उसका अंकल इंजर्ड होता है जो शायद नहीं बचेगा। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट पे दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।